सभी को नमस्कार, प्रणाम, सुप्रभात। आप सभी का स्वागत है गोल्डन एज वॉलंटियर्स नेटवर्क वेबिनार में। आज हम बात करेंगे कि ये सतयुग गोल्डन एज क्या है, इसकी क्यों आवश्यकता है और ये कैसे अचीव किया जा सकता है और आपका इसमें क्या रोल है। गोल्डन एज वॉलंटियर्स नेटवर्क एक बहुत बड़ी विजन है, प्रोजेक्ट युग परिवर्तन, उसकी एक इकाई है। गोल्डन एज वॉलंटियर्स नेटवर्क के अलावा गोल्डन एज बिजनेस नेटवर्क, सेल्फ एक्चुअलाइज्ड लीडरशिप नेटवर्क और सेल्फ रियलाइज्ड मेंटरशिप नेटवर्क, धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों जो लक्ष्य होते हैं मनुष्य जीवन के लिए, उन सब के लिए एक एक नेटवर्क बनाया गया है। तो आज हम इसकी डिटेल में चर्चा करेंगे। आपके मन में कोई भी प्रश्न आ रहा हो प्रेजेंटेशन के दौरान, तो आप चैट बॉक्स का प्रयोग करते हुए उसमें अपने प्रश्न को हिंदी या इंग्लिश में टाइप कर सकते हैं। हम बीच में पॉज लेके उन क्वेश्चंस का रिस्पांस करेंगे और जो बाकी रह जाएंगे वो अंत में एक क्वेश्चन आंसर के लिए हमने स्लॉट रखा है, वहां पे आप उन प्रश्नों को कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं प्रेजेंटेशन से। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है स्वर्ण युग स्वयं सेवक नेटवर्क गोल्डन एज वॉलंटियर्स नेटवर्क में। आज का एजेंडा इस प्रकार रहेगा। पहला प्रश्न, हमें युग परिवर्तन की आवश्यकता क्यों है। प्रोजेक्ट युग परिवर्तन सिनर्जी प्लेटफॉर्म क्या है, कैसे एनर्जी और एनर्जी को मिला के सिनर्जी समन्वय बनाया जा रहा है, जिसको पूरे विश्व तक एक्सपैंड करके फैला के भारत को भी और पूरे विश्व को भी स्वर्ण युग की ओर मोड़ा जा रहा है। प्रोजेक्ट युग परिवर्तन के विजन से किन प्रतिष्ठित लोगों ने अभी तक सहयोग किया है और अपनी ऊर्जा को हमारे साथ जोड़ा है। प्रोजेक्ट युग परिवर्तन की अब तक की यात्रा क्या है, उसके बारे में भी कुछ ग्लिम्स हम आपको दिखाएंगे। और प्रोजेक्ट युग परिवर्तन में आपके लिए क्या है, आपकी क्या रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी और आपको क्या फायदा हो सकता है इस नेटवर्क से, क्योंकि स्वर्ण युग में हमें सभी को लेके जाना है। जो इसके एक तरह से बेनिफिशियरीज होंगे उनको तो लेके जाना ही है, पर उन लोगों को भी स्वर्ण युग में लेके जाना है, सतयुग में लेके जाना है, जो इसमें अपना रोल प्ले करके मानव समाज के लिए रास्ता बनाएंगे। प्रोजेक्ट युग परिवर्तन का सदस्य कैसे बने, अंत में हम आपको ये भी बताएंगे कि आप इस मूवमेंट से कैसे जुड़ सकते हैं, इस प्लेटफॉर्म से आप कैसे जुड़ सकते हैं। गोल्डन एज वॉलंटियर्स नेटवर्क के वेबिनार हम हर संडे को एक वेबिनार करते हैं, ये 11 से 12:30 जनरली, एक बार इंग्लिश में और एक बार हिंदी में। तो आज जैसे हिंदी का है, अगले हफ्ते ये अंग्रेजी में होगा। चलिए तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न से, युग परिवर्तन की आवश्यकता ही क्यों है। एक कहावत है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जब भी किसी चीज की आवश्यकता मनुष्य समुदाय के सामने इस तरह से आ जाती है कि या तो कोई और मार्ग नहीं दिख रहा होता है, या फिर कोई चीज ऐसी है जो ठीक नहीं चल रही होती है और सबको परेशान कर रही होती है, तो ऐसे ही युग परिवर्तन भी एक आवश्यकता है, जिसके कारण इस पूरी युग परिवर्तन विजन का एक तरह से आविष्कार हुआ है। तो इसको समझने के लिए पहले एक कॉन्टेक्स्ट को समझ लेते हैं कि मनुष्य कार्य ही क्यों करता है, कोई भी एक्शन हम क्यों करते हैं, उसके पीछे ट्रिगर क्या होता है, ये पूरा इकोसिस्टम क्या है। तभी हम ये समझ पाएंगे कि इस इकोसिस्टम को आज हम कलयुग क्यों कह रहे हैं और क्यों आवश्यकता है इसको सतयुग की ओर ले जाने की। तो देखिए, पूरा संसार जड़ और चेतन तत्वों का एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम है, आपस में जुड़ा हुआ सिस्टम है। जीवित और अजीवित, चेतन और जड़। चेतन और जड़ में जो एक अंतर होता है वो ये होता है कि चेतन के अंदर किसी भी कर्म को स्टार्ट करने का, शुरू करने का ट्रिगर होता है, वो अपने अंदर से उसको प्रारंभ कर सकता है, जबकि जड़ तत्व बाहर से ट्रिगर की प्रतीक्षा करता है।
बिना बाहर से ट्रिगर आए, बिना बाहर से कुछ स्टिमुलस आए, वो कार्य नहीं कर सकता। तो ये सारे जड़ और चेतन तत्व आपस में जुड़े हुए हैं ऊर्जा के प्रवाह से। इनके बीच में जो भी कम्युनिकेशन होता है, जो भी आदान प्रदान होता है, वो एक ऊर्जा का प्रवाह होता है, एनर्जी फ्लो होता है। अगर ये एनर्जी फ्लो सही दिशा में हो रही है तो समाधान पैदा करती है, और अगर ये ऊर्जा का प्रवाह गलत दिशा में हो रहा है तो ये समस्या पैदा करती है। और मानव का कर्म क्या है? हर एक मानव का ये कर्म है कि इन समस्याओं का समाधान करे। तो इसके लिए आवश्यक है कि हमें सही दिशा पता हो, हर क्षण पता हो। तो उसी सही दिशा को आज हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। अब देखिए, मानव को कर्म कहाँ कहाँ करना होता है, कौन कौन से उसके कार्यस्थल हैं। तो सबसे अगर नीचे लेवल पे देखें तो पहले तो मनुष्य खुद एक ऑर्गेनाइजेशन है, अपने लिए उसको कर्म करना होता है। फिर उसके बाद परिवार के लिए उसको कर्म करना होता है, कार्यस्थल के लिए कर्म करना होता है। और ये परिवारों और कार्यस्थलों का समूह जो है सीधा मैनेज नहीं हो सकता इतनी छोटी छोटी यूनिट्स में। तो इसके लिए मनुष्य समुदाय ने और भी ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम के रैपर बनाए हैं, जैसे उप जिला, सब डिस्ट्रिक्ट, उसके ऊपर जिला, डिस्ट्रिक्ट, फिर राज्य, फिर राष्ट्र, और फिर पूरा विश्व। और ये सारी ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे जो समूह हैं मनुष्यों के, या ऊर्जा का जो प्रवाह है, वो प्रकृति के नियमों के अनुसार चलना चाहिए। अगर वो प्रकृति के साथ तालमेल में नहीं है तो ये सारी ऑर्गेनाइजेशन डिसऑर्गेनाइज होने लग जाएंगी, यहाँ पे समस्याएं बढ़ने लगेंगी। क्योंकि हम प्रकृति के नियमों से जब दूर हो जाते हैं तो प्रकृति हमारी मित्र ना होकर शत्रु हो जाती है। और इन नियमों को समझने के लिए जिस ज्ञान की आवश्यकता है, उसके लिए हमें अपने चेतन तत्व को समझना होता है। ब्रह्मांड में किस सिद्धांत पे कर्म हो रहा है, कौन से वो शाश्वत सिद्धांत हैं जिसके अनुसार हमारे कर्म को तोला जा रहा है, नापा जा रहा है। तो ये अगर बेंचमार्क हमें नहीं पता है, ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल हमें नहीं पता है, तो हम प्रकृति को के नियमों को ठीक से नहीं समझ सकते और अपने इन ऑर्गेनाइज सिस्टम्स को, ऑर्गेनाइजेशंस को समस्या से मुक्त नहीं रख सकते। तो मनुष्य का कोई भी प्रोफेशन हो, चाहे वॉलंटियर हो, चाहे बिजनेस में हो, चाहे पॉलिटिक्स में हो, चाहे आप जो है गुरु हो, स्पिरिचुअल गुरु हो, कुछ भी हो, आपको कर्म इन्हीं के अंदर करना है और इन्हीं पर आपका प्रभाव पड़ता है और आपके ऊपर भी इन्हीं का प्रभाव पड़ता है। तो यदि ये ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे लोग चला रहे हैं जो सत्य नहीं जानते, सही दिशा में नहीं है, तो ये ऑर्गेनाइजेशंस गलत दिशा में चलने लगती हैं और समाधान की जगह समस्या बनने लगती है। तो ये हमारे कर्म का एक कॉन्टेक्स्ट है। अब इस समस्या को हल करने के चरणों को समझते हैं। इसके लिए हमें समस्या को 4 भाग में देखना पड़ता है कि समस्या क्या है, कैसी दिखती है, क्या उसका स्वरूप है, फिर वो कैसे पैदा हुई, फिर उसके ऊपर क्यों पैदा हुई, किन कारणों से पैदा हुई, और कौन है जो समस्या का एक तरह से कारण है, और कौन है जो समस्या का निवारण है। जब तक ये जानकारी हमारे पास नहीं है, हम समस्या को ठीक से हल नहीं कर सकते। तो इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? गूगल मैप का सहारा लेना पड़ेगा। अगर हमें रास्ता तय करना है तो गूगल मैप से हम कुछ सीख सकते हैं। गूगल मैप हमें रास्ता दिखाता है, हर चरण का रास्ता दिखाता है। इतने मीटर आगे जाके दाएं मुड़ जाओ या बाएं मुड़ जाओ, कैसे भी जाओ, पूरा एक नेविगेशन रूट हमारे सामने लेके आता है। ऐसे ही अपने मानव जीवन में भी हमें इन सब चीजों की आवश्यकता होती है। तो जैसे गूगल मैप सबसे पहले मांगता है कि गंतव्य बताओ, तब रास्ता बताऊंगा, तो मनुष्य भी सही दिशा में तभी चल सकता है जब उसको गंतव्य पता हो, उसके पास वो विजन हो कि भविष्य में ये समस्या कैसे समाधान इसका किया जा सकता है। दूसरी चीज की जो जानकारी गूगल मैप मांगता है और हमें भी उसकी जीवन में आवश्यकता होती है, वो है स्रोत। सोर्स क्या है, अभी कहाँ पे हो, अभी जो है वर्तमान की जो समस्या स्थिति है वो समाधान से कितना दूर है।
तो उस चीज को भी हमें समझना पड़ता है। समाधान को हम कहेंगे गोल्डन एज, सतयुग, और समस्या को कहेंगे डार्क एज, कलयुग। अब दिशा जो है कि हम कैसे निश्चित करें कि हम सही दिशा में हैं, तो सही दिशा और कुछ नहीं, स्रोत से गंतव्य की ओर सीधी जो रेखा है वही सही दिशा है। जो आपको आज की समस्या वाली स्थिति से कल के समाधान वाली स्थिति तक सीधा ले जाए, उसी को हम सही दिशा कह सकते हैं। अब वहां जाने के लिए कुछ माध्यम चाहिए, साधन चाहिए, तो इसलिए हमें तीसरी चीज, जिस चीज की जानकारी चाहिए होती है, जो गूगल मैप भी मांगता है, वो होता है आप कैसे जाना चाहते हैं। तो कैसे में वो आपसे साधन पूछता है, पैदल जाना चाहते हैं, कार से जाना चाहते हैं, बाइक से जाना चाहते हैं, और उसके अनुसार वो आपको रास्ता दिखा देता है। तो ऐसे ही जीवन में रास्ता देखने के लिए हमें प्रक्रिया करनी पड़ती है, जिसके लिए आवश्यक सामग्री, साधन और संसाधन का इंतजाम करना पड़ता है। अब जब ये तीन चीजें पता लग गई तो कर्म करना आसान हो जाता है। तो चौथा जो स्टेज है वो है कर्म पथ, कि उस पथ पे फिर चलना पड़ता है। क्योंकि अगर गंतव्य भी जान लिया, दिशा भी जान ली, प्रक्रिया भी जान ली, स्रोत भी जान लिया, लेकिन उस पथ पे चले नहीं, तो फिर जर्नी आगे बढ़ेगी नहीं। तो किसी भी समस्या को सॉल्व करने के लिए, किसी भी परिवर्तन को लाने के लिए इन चारों की जानकारी आवश्यक है। और युग परिवर्तन को जानने के लिए भी युग परिवर्तन की ये चारों जानकारी आवश्यक है, कि वो भविष्य के समाधान का विजन है क्या और आज की वर्तमान स्थिति है क्या, ये भी जानना होगा। फिर वो दिशा जाननी पड़ी होगी कि कौन सी दिशा हमें सीधा वहां पे ले जा सकती है। फिर प्रक्रिया जाननी पड़ेगी कि किस किस संसाधनों की आवश्यकता हमें पड़ेगी वहां तक पहुंचने के लिए, और फिर उसकी एक कार्य योजना और कदम हमें चलने पड़ेंगे, जिससे हम सब लोग आज के इस गहरे कलयुग से उठ के सतयुग की ओर एक साथ चल पड़े। और क्योंकि आपने एक इंटरेस्ट शो किया है गोल्डन एज वॉलंटियर्स नेटवर्क के वेबिनार में एक्सप्लोर करने के लिए, तो कहीं ना कहीं आपकी आत्मा में ये एक या तो पीड़ा के रूप में है, या कम से कम एक जिज्ञासा के रूप में है कि हम सतयुग की ओर कैसे जा सकते हैं। दोनों में से एक होना आवश्यक है, या तो वो पीड़ा हो अंदर, या फिर जानने की जिज्ञासा। अब इसको सॉल्व करने के लिए चार जो हैं सार्वभौमिक शाश्वत रोल होते हैं। आपने सुना ही होगा, प्राचीन काल में उसको कहते थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वर्ण, आश्रम, धर्म, कि आपका गुण के अनुसार क्या कर्म बनता है, उसके अनुसार आपको ये चार थे। और आज भी, क्योंकि ये शाश्वत हैं, ये आज भी अप्लाई होते हैं और हर ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई होते हैं। इनके नए नाम हम कह सकते हैं मेंटर, लीडर, मैनेजर, वर्कर। ये चार जो हैं आज भी चाहिए। ठीक है, तो इन चार रोल को कैसे अच्छे से कर पाएं इस प्रॉब्लम सॉल्विंग में, वो समझना बड़ा आवश्यक है। तो कैसे समझ सकते हैं? वो हम समझ सकते हैं कि हमारे अंदर चेतन तत्व अधिक सक्रिय है या जड़ तत्व अधिक सक्रिय है। तो देखते हैं कि वो 5 चेतना के स्तर क्या हैं, जिसके अनुसार हमारा रोल तय होता है। आज अपने प्रोफेशन में भी, अपने घर पे भी, आप समाज सेवा में भी, युग परिवर्तन में आप कोई भी कर्म करें, कोई भी रोल करेंगे, तो इन्हीं चित्त की 5 अवस्थाओं के अनुसार ही कर पाएंगे। तो उसी के अनुसार मानव के ये 4 जो है लक्ष्य होते हैं, जिसको शास्त्र की भाषा में 4 पुरुषार्थ भी कहा जाता है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। काम जो है वो इस वट को डिफाइन करता है, पाथ को डिफाइन करता है कि कौन सा काम हमें करना है। अर्थ जो है वो प्रोसेस को डिफाइन करता है कि कैसे करें, कौन से संसाधन, कौन सी धनराशि या ह्यूमन रिसोर्स लगेगा इस काम को करने के लिए, वो अर्थ है। धर्म जो है वो दिशा को तय करता है कि सही और गलत दिशा क्या है। और मोक्ष जो है वो इस बात को डिसाइड करता है कि आप ठीक से दृष्टा के रूप में देख पा रहे हैं या नहीं, आप विजनरी हैं या इल्यूजनरी हैं। क्योंकि 2 ही चीज हो सकती है, या तो विजन से देखेंगे वरना इल्यूजन से देखेंगे। विजन से देखने का अर्थ है ब्रह्म ज्ञान से देखना, कि यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स के अनुसार देखना, शाश्वत सिद्धांतों के अनुसार देखना को हम ब्रह्म ज्ञान कहते हैं।
और जो विजन नहीं है, ब्रह्म ज्ञान नहीं है, वो है भ्रम ज्ञान, इल्यूजन का ज्ञान, इल्यूजन के द्वारा देखना, भ्रम के द्वारा देखना। तो ये चार जो है डायमेंशन जो हैं, चार दिशा, उस एक तरह से पार्ट्स हैं हमारी ह्यूमन लाइफ के। तो जिस व्यक्ति की चेतना इन चारों में से एक को भी नहीं जानती है, वो इनएक्टिव है, इनर्ट है, वो कुछ नहीं कर रहा है, वो एक तरह से मूढ़चित अवस्था में है, इग्नोरेंट है। जो व्यक्ति कम से कम, जिसकी चेतना शरीर में आ चुकी है, काम को समझ पा रही है, अर्थ धर्म मोक्ष को नहीं समझ पा रही है, वो कम से कम एक वर्कर का काम कर सकता है। जिस व्यक्ति की चेतना काम को भी समझ गई है और अर्थ को भी समझ गई है, वो व्यक्ति मैनेजर का काम कर सकता है, वो सब कॉन्शियस माइंड में उसका कंट्रोल है। तो इग्नोरेंट हो गया मूढ़चित, अनकॉन्शियस हो गया क्षिप्त चित, सब कॉन्शियस हो गया विक्षिप्त चित, और कॉन्शियस हो गया एकाग्रचित। लीडर बनने के लिए एकाग्रचित होना जरूरी है, लीडर बनने के लिए धर्म जानना जरूरी है, लीडर बनने के लिए दिशा जानना जरूरी है, वाय जानना जरूरी है, पर्पस ऑफ लाइफ जानना जरूरी है। और जो मेंटर बनना चाहता है, गुरु बनना चाहता है, उसके लिए मोक्ष को प्राप्त होना आवश्यक है, उसके लिए सुपर कॉन्शियसनेस को प्राप्त होना आवश्यक है। वो चेतना को भी चेतन तत्व से देख सके और दृष्टा स्वरूप अवस्थानम करके दृष्टा भाव से पूरे इस ब्रह्मांड की क्रियाओं को देख सके, यानी कि यूनिवर्सल प्रिंसिपल से, सनातन प्रिंसिपल से, शाश्वत सिद्धांतों से देख सके, वही मेंटर बन सकता है। तो अगर मेंटर को मोक्ष प्राप्त नहीं है, दृष्टा उसका ठीक नहीं है, तो अच्छी मेंटरिंग नहीं कर पाएगा। लीडर को अगर धर्म का, दिशा का ज्ञान नहीं है, तो वो लीडर अच्छा नहीं बन पाएगा। अगर मैनेजर को अर्थव्यवस्था का ज्ञान नहीं है कि बिना अर्थव्यवस्था के सिस्टम्स नहीं चलते, तो वो अच्छा मैनेज नहीं कर पाएगा, उसको रिसोर्स की कमी हो जाएगी और मैनेजमेंट फेल होने लगेगी। और अगर वर्कर को काम की जानकारी नहीं है कि कौन से काम करने हैं इस सही दिशा में रहने के लिए, तो वो अच्छा वर्कर नहीं बन पाएगा। तो ये चारों इटर्नल रोल हैं, ये जन्म पे आधारित नहीं होते, ये चेतना पे आधारित होते हैं। जैसा कि एक स्क्रिप्चर है जिसका नाम है भगवत गीता, उसमें आता है कि चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश्च, गुण और कर्म का विभाग है वो। इट इज अ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन क्वालिटी ऑफ थिंकिंग एंड क्वालिटी ऑफ एक्शन, कि आपके सोचने की गुणवत्ता क्या है और कर्म करने की गुणवत्ता क्या है, उसके अनुसार जो है रोल है, ना कि जन्म के आधार पे। तो ये चारों वर्ण जो है, अगर अपना रोल भूल जाते हैं, अपना धर्म भूल जाते हैं, तो कलयुग बनने लगता है। तो ये देखिए, चार डायमेंशंस में जो है हमारा अस्तित्व है। ये बॉडी की नीड है काम, अर्थ जो है वो हृदय की नीड है, धर्म जो है वो माइंड की नीड है, और मोक्ष जो है वो आत्मा की नीड है। और इन चारों को हम डिटेल में, जब आप मेंबर बन जाएंगे प्रोजेक्ट युग परिवर्तन में, इस मूवमेंट में, तो आपको ये विस्तार से बताया जाएगा। तो अभी हमें करना क्या है, हमें भूखा वर्ल्ड से वाइज वर्ल्ड की ओर चलना है। हमें कलयुग से, अंधकार युग से विश्व को सतयुग की ओर लेके जाना है, स्वर्ण युग की ओर लेके जाना है, और उसमें अपना रोल ढूंढना है कि ठीक है, ये तो जाना है, अब इसमें मेरा रोल क्या है, मैं कहाँ पे फिट होता हूँ, मैं क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। ये हम सबको अपनी आत्मा से मंथन करके पूछना होगा कि वर्तमान परिस्थिति की तंत्र जो है, इकोसिस्टम है, वो घोर अंधकार की ओर जा रहा है, और अगर हम उसको जाने देते रहेंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ियों को एक घोर अंधकार युग जो है विरासत के रूप में मिलेगा। तो थोड़े से अपने विचार को बड़ा करके देखना पड़ेगा कि हम वहां कैसे चल सकते हैं। अब आते हैं दिशा पे। तो ये तो हुआ हमारा गंतव्य कि हमें डार्क एज से निकाल के स्वर्ण युग की ओर लेके जाना है। ये हमारा आज का स्थिति है, ये हमारी डिजायर्ड स्थिति है कि यहाँ पे हमको जाना चाहिए स्वर्ण युग में। तो सोर्स और डेस्टिनेशन पता लग गए गूगल मैप के हिसाब से। अब आते हैं दिशा। दिशा जो है, अगर हमारी सत्य शाश्वत सिद्धांतों के अनुसार कर्म कर रहे हैं हम, तो स्वर्ण युग पैदा कर रही है।
नहीं तो कलयुग पैदा कर रही है। तो हमें अपने लिए कम से कम ये निश्चित करना पड़ेगा कि हम सही दिशा में कार्य करते रहें। और इसकी नीड क्या है, कब ऐसा ट्रिगर आता है, कब ऐसा आवश्यकता आती है, उसको डिफाइन करने के लिए भी भगवत गीता में युग परिवर्तन के लिए मिशन एंड विजन स्टेटमेंट आती है। और वो क्या है, वो इन 2 श्लोकों के रूप में है कि कंडीशन क्या है, कब युग परिवर्तन की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे उसमें बता दिया गया है कि आत्मा कब एक्टिवेट होती है, जब वो ये समझ जाती है कि यदा यदा ही धर्मस्य, जब और जहां जहां लोग धर्म भूल जाते हैं, मतलब दिशाहीन हो जाते हैं, तब अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्, तब आत्मा को अपने स्पिरिचुअल गोल को एक्टिवेट करके काम करने के लिए प्रेरित हो जाती है। तो कंडीशन आ गई हमारे पास। और इस यदा यदा में एक है स्पेस और एक है टाइम, कि जब और जहां दिशा की हानि हो जाती है, तब आत्मा अपने आप को एक तरह से एक्टिव करके दृष्टा भाव से कर्म करने लगती है। और वो कर्म क्या है, ये है मिशन स्टेटमेंट। तो ये तो हो गई विजन स्टेटमेंट, ये हो गई मिशन स्टेटमेंट। परित्राणाय साधुना, जो लोग अच्छी दिशा में हैं, सही दिशा में हैं, पर ऊर्जावान उतने नहीं हैं, तो उनकी ऊर्जा को बढ़ाना, परित्राणाय साधु नाम। विनाशाय च दुष्कृता, जो लोग, क्योंकि अगर केवल इनकी ऊर्जा को बढ़ाएंगे और दूसरे पार्ट को भूल जाएंगे तो स्पीड स्लो होगी। विनाशाय च दुष्कृता मतलब जो दुष्ट शक्तियां हैं या फिर जो गलत दिशा में लोग हैं, उनकी उस गलत दिशा को एक तरह से एक डिटरेंस पैदा करना, वो इसका दूसरा पार्ट हो गया। धर्म संस्थापनार्थाय, तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, धर्म की स्थापना, यानी कि लोगों को उनका धर्म याद आ जाए और उस धर्म के अनुसार वो काम कर पाए, मतलब उनको अपनी दिशा याद आ जाए और उस दिशा के अनुसार कार्य कर पाए, तब मैं संभव होता हूं। तो यहाँ पे भी युगे युगे का अर्थ आप पूरे युग के रूप में भी ले सकते हैं, एक बड़े टाइम जोन को ले सकते हैं, अदरवाइज हर क्षण को भी ले सकते हैं कि जब और जहां धर्म की हानि हो, वहां आत्मा अपने आप को जागरूक करके, अपने हु को जान के दूसरे लोगों को उनके क्यों की याद दिलाए, उनके पर्पस की याद दिलाए। तो ये युग परिवर्तन की एक तरह से वाय हो गया, कारण। अब आते हैं हाउ, इसको ये होता कैसे है, क्या हो रहा है इस ब्रह्मांड में, कौन सा वो डिजाइन है जिसके अंदर से हम इसका हल ढूंढेंगे। तो ये इसके लिए हमें समझनी पड़ेगी सामूहिक चेतना का ये चक्र, कि जब मनुष्य आत्मा की चेतना में होता है, समुदाय पूरा सामूहिक चेतना की बात हो रही है यहाँ, तो आत्मा की चेतना में होता है तो वो सतयुग होता है। अब वो जब गिरने लगता है तो उसको अवरोही सतयुग कहते हैं। फिर जब वो आत्मा से नीचे उतर के बुद्धि के बीच में आ जाता है, भावनाओं और बुद्धि के बीच में, यानी मस्तिष्क चेतना में आ जाता है, तो वो अवरोही त्रेता युग होता है। फिर यदि वो अहंकार और भावनाओं के बीच में से कहीं निर्णय कर रहा है, यानी हृदय चक्र से उसका एक तरह से निर्णय ले रहा है, तो वो हो गया अवरोही द्वापर युग। और जब व्यक्ति अज्ञान और अहंकार यानी शरीर की चेतना में, बॉडी कॉन्शियसनेस से कोई भी कर्म कर रहा है, तो फिर वो अवरोही कलयुग है। ठीक है, तो इस तरह से ये अवरोही और आरोही इसकी साइकिल है कि ये चेतना हर व्यक्ति में भी गिरती रहती है, बढ़ती रहती है, परिवार में भी गिरती रहती है, बढ़ती रहती है, और उसी तरीके से जो बाकी ऑर्गेनाइजेशन मैंने बताया उसमें कि वर्क प्लेस में, जिले में, राज्य में, राष्ट्र में और पूरे विश्व में ये घटती बढ़ती रहती है। और उस चेतना के अनुसार ही ये तय होता है कि वो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन सतयुग में जी रही है या कलयुग में, त्रेता में या द्वापर। लेकिन जब ऐसी परिस्थिति आ जाए जहां लोकल प्रॉब्लम भी ग्लोबल स्केल पकड़ ले, यानी कि हमने मान लो भारत को सतयुग बना भी दिया, स्वर्णयुग बना भी दिया, लेकिन पूरे वर्ल्ड में ग्लोबल वार्मिंग जैसी की तैसी है, तो हम अपने घर को ज्यादा समय तक जो है सुरक्षित नहीं रख सकते। तो ऐसे में आत्मा का कर्तव्य क्या हो जाता है कि वो अपने
स्कोप ऑफ वर्क को बढ़ा दे, केवल राष्ट्र तक सीमित ना रहे सोच, वो विश्व तक जा पाए। तभी जाके सत्य सनातन जो सिद्धांत हैं, शाश्वत सिद्धांत हैं, जिसमें एक आता है वसुदेव कुटुंबकम कि सारा विश्व ही मेरा घर है, और उसी के साथ आता है सर्वे भवन्तु सुखिना कि वेल विशिंग फॉर एवरीवन, सर्वे संतु निरामया कि सब लोग जो हैं निरोग रहें। तो इस तरीके से ये बड़ी ग्लोबल थिंकिंग पैदा हो जाती है, और आज की परिस्थिति पुकार के हमें यही कह रही है कि अपने वैश्विक कर्तव्य को हम पहचानें, केवल राष्ट्र के कर्तव्य को नहीं। वैश्विक धर्म क्या है, कोड ऑफ कंडक्ट एज अ सिटीजन ऑफ दिस प्लेनेट क्या है, हम उस बात को पहचान लें। तो जैसे ये एक साइकिल की हमने बात करी, और इन साइकिल्स की भी साइकिल होती है, हम कितनी बार भी सतयुग दोबारा बना देंगे वो दोबारा से नीचे आएगी साइकिल, और ये अनादि भी है और अनंत भी है, इसीलिए सनातन है। इसकी कोई शुरुआत नहीं है, इसका कोई अंत नहीं। और इस बात को समझने के लिए साइंस भी, विज्ञान भी सीमित है। विज्ञान इस बात को नहीं समझ सकता, क्योंकि विज्ञान जब अपनी स्टडी करता है तो वो स्पेस और टाइम के बीच की स्टडी करता है। तो कोई भी चीज जब स्पेस एंड टाइम के बीच में स्टडी की जाती है तो वो केवल जड़ तत्व की स्टडी होती है। और जब हम जड़ तत्व की स्टडी करते हैं तो हमको छोर चाहिए होता है, इसकी शुरुआत क्या है और अंत क्या है। तो विज्ञान किसी भी चीज को अनंत नहीं समझ पाता। अनंत समझने के लिए आत्मा की चेतना, स्पिरिचुअलिटी की, आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता होती है। तभी जाके व्यक्ति जो अनादि को समझ पाएगा, अनंत को समझ पाएगा, सनातन को समझ पाएगा, कालातीत, भावातीत, त्रिगुणातीत, मायातीत, इन सारी बात को समझ पाएगा। ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस, चेतना जो है वो पकड़ पाएगा। तो वो इस समय बहुत आवश्यक है कि बहुत सारे लोग उस आध्यात्मिक चेतना तक पहुंचे, और बिल्कुल साइंटिफिक और रैशनल तरीके से पहुंचे, केवल भक्ति भाव से नहीं। भक्ति से ऊपर, भक्ति से बहुत अच्छा निर्णय लिया जा सकता है, लेकिन जो निर्णय आध्यात्मिक ज्ञान से लिया जाएगा वही समस्या का दूरगामी जो है हल ला पाएगा। तो अभी हमने बात करी पहले डेस्टिनेशन की, कि युग परिवर्तन का डेस्टिनेशन क्या है, फिर युग परिवर्तन का डायरेक्शन क्या है, और युग परिवर्तन की प्रक्रिया क्या है, और अब आ जाते हैं कि करना क्या है, कर्म। क्योंकि जब तक हम कर्म नहीं करेंगे तो सारी विजन, मिशन और स्ट्रेटेजी अधूरी रह जाएगी। तो कर्म करने के लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि कर्म की कुशलता क्या है, क्योंकि कर्म योग की डेफिनेशन है योगा कर्मसु कौशलम, कि कर्म में कुशलता, एफिशिएंसी इन वर्क इज कॉल्ड एज कर्म योग। तो उसके लिए मानव चेतना और उसके अनुसार हमारा रोल क्या बनता है, उसकी प्रोग्रामिंग समझनी पड़ेगी। कैसे जो है हमारे निर्माता ने हमें डिजाइन किया है, उस डिजाइन पे जाना पड़ेगा। तो देखिए, अगर व्यक्ति की चेतना इस S1 वाली हालत में है तो वो हेल्पलेस होता है, असहाय। मतलब वो अपने जीवन यापन को ही पूरा नहीं कर पा रहा, मतलब उसके लिए सर्वाइवल की ही नीड पूरी नहीं हो रही है, तो ऐसा व्यक्ति हेल्पलेस होता है। अगर व्यक्ति उस हेल्पलेसनेस से बाहर आ जाए, उस असहाय से स्थिति से बाहर आ जाए, तो वो सर्वाइवर हो जाता है। यानी ये सारी की सारी परिस्थितियां S1 वाली इमरजेंसी सिचुएशंस हैं, आपातकाल। वो आपातकाल रोड पे एक्सीडेंट होने से भी हो सकता है, वो आपातकाल कोई भीषण रोग होने से भी हो सकता है, वो आपातकाल जो है किसी नेचुरल डिजास्टर, प्राकृतिक आपदा के आने से भी आ सकता है। इवन पैसे वाले और पढ़े लिखे और शक्तिमान लोगों के जीवन में भी आ सकता है वो आपातकाल। और कभी कभार जो है वो, जैसे आप देख ही रहे हैं, युद्ध के द्वारा भी आ जाता है। तो ऐसी आपातकाल की स्थिति में कोई भी मानव ना रहे, ये परम आवश्यक है। तो इसके लिए हमें अपनी कर्म की कुशलता को बढ़ाना होगा। जब व्यक्ति यहाँ से उसकी कुशलता थोड़ी बढ़ जाती है, और वो, क्योंकि यहाँ पे अगर वो है तो वो इनकैपेबल है, उसको कोई छोटा मोटा काम भी दोगे उससे नहीं होगा, क्योंकि वो खुद आपातकाल में है। जब उस आपातकाल से बाहर आके सर्वाइवर बन जाएगा, तब वो दूसरी सीढ़ी पे पहुंचता है, जिसका नाम है S2। S2 सीढ़ी एक परिस्थिति है परेशानी वाली, कि आपातकाल तो नहीं है पर परेशानी बहुत है। वो परेशानी भविष्य की चिंताओं के कारण हो सकती है, वो परेशानी शरीर के रोगों के कारण हो सकती है,
और जो है परिवार की सुरक्षा के कारण हो सकती है, वो हमारी सीमाओं में बंधे रहने के कारण हो सकती है। ये सारी चीजें हमारे ऊपर एक डिस्ट्रेस पैदा करती हैं, परेशानी पैदा करती हैं। तो जब व्यक्ति इस परेशानी से बाहर आता है तो उसको हम कहते हैं F2, यानी कि सिक्योर्ड, सुरक्षित हो गया, कि यहाँ पे तो आपातकाल में है लेकिन यहाँ पे परेशानी में है। परेशानी से बाहर आना सबके लिए आवश्यक है। तो ये दो नीड तो पूरे मानव समुदाय की पूरी होनी ही चाहिए। अब जो व्यक्ति इन परिस्थिति में है, मानसिक परिस्थिति में है, उसकी परफॉर्मेंस लेवल क्या होगी, उसकी कर्मसु कौशलम क्या है, तो वो केवल रोल कर सकता है एक एफिशिएंट वर्कर का। जिसकी मानसिक स्थिति S2 F2 के बीच में चल रही है, वो केवल P2 लेवल का रोल कर सकता है, एफिशिएंट वर्कर। अब आ जाते हैं कि इससे भी ऊपर जब व्यक्ति निकल जाता है, यानी अब वो आपातकाल में भी नहीं है, परेशान भी नहीं है, तो सेल्फ इंडल्जेंट हो जाता है। सेल्फ इंडल्जेंट का मतलब ये है कि वो जीवन के रंगों में रंग जाना चाहता है, वो आनंद प्राप्त करना चाहता है, खुशी प्राप्त करना चाहता है, मनोरंजन चाहता है। वो जो चाहता है, क्योंकि उसको उसकी आत्मा अभी इन चीजों से निकल के आई है, जो चित्त है उसका वो असहाय और परेशानी की अवस्था से बाहर आया है, तो उसको लगता है ये पार्टी का टाइम है, एंजॉयमेंट का टाइम है। तो ऐसे लोग केयर फ्री हो जाते हैं। केयर फ्री का मतलब है कि ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आप उनको नहीं दे सकते हो, थोड़ा बहुत ही काम कर सकते हैं, और वो कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं कि परेशानी ना हो, मुझे बस मैं कंफर्टेबल अपनी लाइफ जीता रहूं, सहूलियत में एक तरह से रहना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों को आप जो रोल दे सकते हैं वो केवल मैनेजर का, छोटी छोटी मैनेजमेंट का रोल दे सकते हैं, क्योंकि बड़ी मैनेजमेंट अगर आप उनको देंगे तो उनसे होगी नहीं, वहां उनकी कर्म की कुशलता आएगी नहीं। अब जब व्यक्ति S3 F3 वाली सिचुएशन से भी बाहर आ जाता है, तो वो चौथे लेवल का एक तरह से सीकर हो जाता है, और उसको कहते हैं एम्बिशियस, महत्वाकांक्षी, महत्व का आकांक्षी, कि मेरा भी समाज में कोई नाम हो, मैं भी पहचाना जाऊं, मुझे कोई अवार्ड मिले, मुझे जो है रिस्पेक्ट मिले, मुझे अटेंशन मिले, सब मुझे देखें, मुझे पावर मिले, अथॉरिटी मिले, कुछ ऐसा मिले कि मैं दुनिया के नजर में दिखूं। ये तीन लोग तो इतना उसमें महत्वाकांक्षी नहीं है, लेकिन ये 4 लेवल पे अगर आपकी चेतना पहुंच गई तो महत्वाकांक्षी अपने आप हो जाएंगे, क्योंकि हमारी प्रोग्रामिंग है, हम इसको बदल नहीं सकते। अब जब ये महत्वाकांक्षा पूरी हो जाती है तो व्यक्ति समाज में प्रतिष्ठित हो जाता है, अकम्प्लिश्ड हो जाता है, और जब व्यक्ति अकम्प्लिश्ड हो जाता है तो उसके ऊपर विश्वास जो है दूसरे लोगों का बढ़ जाता है, और ऐसे लोगों को आप मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हो। वो चीजों को एफिशिएंटली मैनेज कर लेगा, क्योंकि वो इमेज कॉन्शियसनेस में, उसको पता है कि मेरे को देखा जा रहा है, तो मुझे उस तरह से दिखना है कि मैं कमजोर ना लगूं, मेरा कर्म में कुशलता बुरी ना लगे। फिर जब व्यक्ति यहां से भी बाहर निकल जाता है, क्योंकि अभी मानव जीवन का परम लक्ष्य नहीं है, मानव जीवन इससे भी आगे है। अगला स्टेप क्या आता है? 5वां, क्यूरियस, जिज्ञासु, जहां जाके व्यक्ति को 2 मूलभूत प्रश्न उसके दिमाग में घूमने लग जाते हैं। एक तो है कि मैं कौन हूं, और दूसरा है मैं क्यों हूं। व्हाट इज माई आइडेंटिटी एंड व्हाट इज माई पर्पस, व्हाट इज माई विजन एंड व्हाट इज माई मिशन। तो ऐसी जिज्ञासा अगर व्यक्ति में नहीं है तो वो एनलाइटेंड नहीं बन सकता, क्योंकि जिज्ञासा ही जो है आध्यात्मिक चेतना की ओर मार्ग खोलती है। भक्ति भाव में तो ये S1 S2 S3 S4 लोग रह सकते हैं, लेकिन जो व्यक्ति S5 तक पहुंच जाता है वो ज्ञान का सीकर हो जाता है, और उसी को ज्ञान मिलता है, क्योंकि जिस चीज पे दोगे ध्यान वो देगी अपना ज्ञान, और जिस चीज पे दोगे जितना ध्यान वो देगी अपना उतना ज्ञान। तो इस ध्यान और ज्ञान का ये आपस में संबंध है। तो ऐसे लोगों को अपने आप ही वो लीडर बन जाते हैं, लीडरशिप रोल ले लेते हैं। लेकिन उनको इनएफिशिएंट लीडर क्यों कहा है? कि क्यों वो यहां तक आकर भी आवश्यक नहीं है कि बहुत ही सशक्त और सही दिशा वाले लीडर हो। सशक्तिकरण आ सकता है, उनके पास रिसोर्सेज आ सकते हैं, धन आ सकता है, पावर भी आ सकती है, अथॉरिटी भी आ सकती है, पोजीशन भी आ सकती है, और वो रीजनिंग भी कर सकते हैं, तर्क वितर्क भी कर सकते हैं, पर ये आवश्यक नहीं कि वो सही दिशा में है, क्योंकि सही दिशा तब तक नहीं पता लग सकती जब तक सही गंतव्य, मंजिल, डेस्टिनेशन ना पता हो।
तो यानी कि यहां तक पहुंचा हुआ व्यक्ति भी अभी केवल तर्क के आधार पे ही निर्णय कर रहा है, तर्क से ऊपर का जो विवेक है वहां तक अभी नहीं पहुंचा है। और एक लीडर जो केवल तार्किक हो पर विवेकशील ना हो, वो अच्छा लीडर नहीं होता। पर एटलीस्ट ऐसे लोग लीड करने लगते हैं। और आप समाज में ऐसे बहुत से लोग देखोगे जो लोगों को बहुत अच्छे से लीड कर रहे हैं, उनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे वक्ता हैं, ऑरेटर हैं, सब कुछ हैं, ठीक है, लोगों को कन्विंस भी कर लेते हैं, पर आवश्यक नहीं कि सही दिशा दे पा रहे। तो ऐसे में और खतरा हो जाता है कि ना केवल वो दिशा भ्रम में है, बल्कि जो लोग उनको फॉलो कर रहे हैं, जो उनके पीछे आ रहे हैं, वो भी गलत दिशा में जा रहे हैं। तो ऐसे में आवश्यक होती है एक और सीढ़ी चढ़ने की। अगली सीढ़ी जो होती है वो होती है कि अपने हाथ में, अपने जड़ तत्व के हाथ में से कंट्रोल निकाल के अपने चेतन तत्व को सरेंडर कर दो। तभी व्यक्ति एकाग्रचित और निरुद्ध चित अवस्था की ओर बढ़ सकता है। तो जब वो सरेंडर कर देता है तो अब इकोसिस्टम का जो यूनिवर्सल प्रिंसिपल है, शाश्वत सिद्धांत हैं, वो अपना कार्य करना शुरू कर देते हैं। जैसे भगवत गीता में भी आपने देखा होगा कि कृष्ण एक जगह ये कह रहे हैं कि मैं अपनी योग माया को अपने अधीन करके प्रकट होता हूं। तो वो जो योग माया है, जो प्रकृति के नियम है, वो केवल यहां तक चलते हैं, 5 तक। साइंस भी केवल यहीं तक चलती है, क्योंकि साइंस जो है वो केवल माया को स्टडी करती है, वो मायापति को स्टडी नहीं करती। साइंस केवल जो है दृश्य को स्टडी करती है, वो दृष्टा को स्टडी नहीं करती। तो मायापति, दृष्टा, क्रिएटर को स्टडी करने के लिए हमें अध्यात्म की शरण में जाना होता है। और अध्यात्म की शरण में जाने के लिए सरेंडर ही काम आता है। और ये सरेंडर और कुछ नहीं है, बॉडी और माइंड और हृदय की जो एक तरह से वृत्तियां हैं, उनको शांत करना ही सरेंडर है। उसी के लिए जो योगा प्रैक्टिस का एक दूसरा डेफिनेशन है, कर्मयोग की डेफिनेशन हमने अभी से की, योगा कर्मसु कौशलम। भक्ति योग की प्रैक्टिस की डेफिनेशन क्या है? योगा चित्त वृत्ति निरोध। कि चित्त की जब वृत्तियों का निरोध होता है तब निरुद्ध चित्त अवस्था, दृष्टा स्वरूप अवस्थानम पैदा होने लगता है। और यहाँ पे व्यक्ति को जब पूरा ऊपर तक पहुंच जाता है तो सेल्फ रियलाइजेशन हो जाता है। उसको पता लग जाता है कि मैं कौन हूं, और मैं कौन हूं की पूरी जानकारी के बिना मैं क्यों हूं, इसकी एनलाइटनमेंट, इसकी जानकारी नहीं है। तो उसको भी हम बाद में विस्तार से देखेंगे। अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो जब ऐसी सरेंडर शुरू होता है तो सबसे पहली जो चेतना पैदा होती है वो होती है इंट्यूशन, पूर्वाभास। तो एक लीडर जो है वो केवल तर्क के आधार पर निर्णय लेगा तो इनएफिशिएंट रहेगा, लेकिन अगर वो प्रिंसिपल्स के पूर्वाभास के द्वारा निर्णय लेगा तो एफिशिएंट बनेगा। यहां तक लीडर का रोल जो है अच्छा हो जाता है। पर इसके बाद जो चौथा रोल है, मेंटर का रोल है, वो शुरू होता है। और यहाँ ही सारी गड़बड़ है कि एक लंबे समय से, जब से ये महाभारत युद्ध हुआ है, उसके बाद से सही आध्यात्मिक चेतना का सही प्रक्रिया जो है वो छिन्न भिन्न हो गई, जिसके कारण गुरु जो हैं वो अपनी आध्यात्मिक चेतना को नहीं संभाल पाए। और आज परिस्थिति ऐसी हो गई है कि घोर कलयुग वाली अवस्था में हम पहुंच गए हैं। और ऐसे में सबसे बड़ा काम तो गुरु को ही करना पड़ेगा। तो गुरु का रोल स्टार्ट होता है P7 से। जब गुरु ब्लिसफुल हो जाता है, जब गुरु आनंदमय कोश तक पहुंच जाता है, क्योंकि यहां तक तो विज्ञानमय कोश हुआ, ये आनंदमय कोश है। आनंदमय कोश में पहुंच जाता है तब जाके वो मेंटर बनना शुरू होता है। पर यहाँ पे इनएफिशिएंट क्यों बोला है? इनएफिशिएंट इसलिए बोला है कि आनंदमय कोश में जाने के बाद, क्योंकि आनंदमय कोश भी कोश ही है, झिल्ली है, इल्यूजन है, जब तक उस आनंद के पार जाके सत्य का दर्शन नहीं कर लिया तब तक मेंटर, असली मेंटर बन नहीं पाया। पर यहाँ पे वो लोग मेंटरिंग शुरू कर देते हैं और कुछ भी उठपटांग मेंटरिंग उनसे आती रहती है। उसके एरर्स लोगों को पता ही नहीं लगते, क्योंकि लोगों के पास उसको जज करने के पैरामीटर ही नहीं। तो ऐसे में उनको और आगे बढ़ना चाहिए और रिफ्लेक्शन तक पहुंचना चाहिए। रिफ्लेक्शन वो परिस्थिति होती है जहां पे व्यक्ति जो है सत्य का दर्पण में दर्शन कर लेता है। वो आपने एक हिंदी फिल्म में गाना सुना होगा, तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। तो जो दृष्टा भाव, दर्पण में दृष्टा बन के देखने की जिसकी क्षमता अभी नहीं डेवलप हुई है, वो मेंटर नहीं बन सकता।
तो मेंटर को कम से कम प्रतिबिंब के रूप में सत्य के दर्शन होने आवश्यक है। और जो ये चौथे रोल की एफिशिएंसी आ गई, उसका योगा कर्मसु कौशलम पूर्ण हो गया। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है जब जब युग परिवर्तन की आवश्यकता होती है तो वर्कर, मैनेजर, लीडर और मेंटर चारों ही कम पड़ जाते हैं। ये चारों साधारण परिस्थिति में तो रहते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में युग परिवर्तन करने के लिए अवतारों की आवश्यकता होती है, विजनरी की आवश्यकता होती है, जो शुरू से अंत तक सत्य को पूर्ण देख सके। और ऐसे ही 10 लाख अवतार भारत को चाहिए। 140 करोड़ जनता को सही दिशा में लाने के लिए 10 लाख अवतार चाहिए। 1 2 3 से नहीं होगा। तो आज के इस वेबिनार के बाद आप आत्ममंथन करके देखें कि इस अवतार को अपने अंदर एक्टिवेट करने की प्रक्रिया में क्या आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। चाहे 1 कदम बढ़े, 2 बढ़े, 3 बढ़े, जितना उसके पास आएंगे उतनी आपकी अवतार चेतना जागृत होने लगेगी और आपको अंदर से दिखने लगेगा कि ये जो यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत का जो विजन एंड मिशन स्टेटमेंट है, ये केवल कृष्ण की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये हर जागृत आत्मा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि हो तो अपने अंदर के अवतार को जागृत करे। और इस अवतार को जागृत करने की प्रक्रिया वैदिक शास्त्रों में बहुत अच्छे से क्लियरली मेंशन्ड है। ये 3 बातें कि शरीर को क्या करना है, योगा कर्मसु कौशलम। शरीर को योगा कर्मसु कौशलम के लिए भक्ति क्या करनी है, तो उसका उत्तर आता है योगा चित्त वृत्ति निरोधा। उस भक्ति को सही है या गलत है देखने के लिए दृष्टा को क्या करना है, वो ज्ञान योग की डेफिनेशन है। क्या है वो? दृष्टा स्वरूप अवस्थान। ये दृष्टा को F6 लेवल पे आके देखना पड़ेगा, तभी सत्य के दर्शन होंगे। तो यदि हम ये सारी चीजें कर दें तो हु, वाई, हाउ और व्हाट युग परिवर्तन का पूरा हो जाएगा। तो ऐसा ही कुछ करने के लिए हमने युग परिवर्तन का एक सिनर्जी प्लेटफॉर्म बनाया। अब सिनर्जी प्लेटफॉर्म क्या है? सिनर्जी का अर्थ होता है कि जब 2 लोगों की ऊर्जा आपस में मिलके दोनों की अलग अलग ऊर्जा का जो योग है उससे अधिक हो जाए, मतलब 1 और 1 जब 11 हो जाएं, उसको सिनर्जी कहते हैं। अंग्रेजी में भी कहावत है टीम वर्क। और टीम की फुल डेफिनेशन क्या देते हैं? टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। जब हम साथ आ जाते हैं तो हम ज्यादा अचीव कर पाते हैं। एक और अंग्रेजी की कहावत है जो कहती है द होल इज ग्रेटर देन सम ऑफ इट्स पार्ट्स, कि जो पूर्णता है, ठीक है, वो उसके सभी अंगों के सम्मिलित जो है, अगर उसको सीधा योग करेंगे तो उससे बहुत ज्यादा है। इसको समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं, मान लो एक टेलीविजन है, एक टेलीविजन के सारे कंपोनेंट्स को आप खोल के डाल दीजिए, तो वो खुले हुए कंपोनेंट्स ज्यादा काम के नहीं है। ज्यादा काम, क्योंकि वो अलग अलग बैठ के टेलीविजन में आपको प्रोग्राम नहीं दिखा सकते। जब वो सारे के सारे वही कंपोनेंट आपस में जुड़ के एक हो जाते हैं, तब जाके हर एक उस कंपोनेंट का जो है प्रयोग हो जाता है, यूज हो जाता है, वो यूजफुल हो जाते हैं। अलग अलग पड़े हुए तो सब बेकार ही है। स्पेयर पार्ट्स बन सकते हैं लेकिन एक्चुअल में वर्किंग नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे ही अगर मानव समुदाय संगठित नहीं है, फैला हुआ है, टूटा हुआ है, तो उनकी एनर्जी वेस्ट हो रही है। तो हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया जिससे इस एनर्जीज को हम आपस में जोड़ सकें। समन्वय मंच, योग से सहयोग की यात्रा, इस प्रोजेक्ट युग परिवर्तन सिनर्जी प्लेटफॉर्म के द्वारा हम कर रहे हैं। किसी ने यहाँ पे चैट बॉक्स में एक प्रश्न भी किया है कि हमने प्रयास किए थे ये पॉइंट समझाने हेतु, पर विज्ञान समझ ना पाया। तो वही वाली बात है, अगर हम अकेले जाएंगे ज्ञान के साथ, अगर हम शक्ति को साथ में लेके नहीं जाएंगे तो काम नहीं होता। ज्ञान शक्ति भी चाहिए होती है, धन शक्ति भी चाहिए होती है और जन शक्ति भी चाहिए होती है अगर कुछ बड़ा करना है। तो जो लोग बॉडी कॉन्शियस में हैं उनकी जन शक्ति
जो लोग हार्ट कॉन्शियसनेस में हैं उनकी धन शक्ति, और जो लोग माइंड कॉन्शियसनेस एंड अबव हैं उनकी ज्ञान शक्ति जब आपस में मिलती है तब जाके जो परिवर्तन कर पाते हैं, अकेले अकेले नहीं होता। तो आइए देखते हैं सिनर्जी प्लेटफॉर्म में क्या है। हमने मानव समुदाय को आपस में जोड़ के सतयुग का एक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम डेवलप करना है। उसमें क्या क्या रिफॉर्म्स शामिल हैं? उसमें राजनीति को फिर से परिभाषित करना पड़ेगा शाश्वत सिद्धांतों के अनुसार। उसमें अर्थव्यवस्था को फिर से परिभाषित करना पड़ेगा, यही इटर्नल प्रिंसिपल, शाश्वत सिद्धांत, सनातन धर्म, इसके अनुसार। उसमें हमें फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बदलना पड़ेगा। जो आज हमने चोक्ड सिटीज बना दी हैं, जो समस्या का समाधान कम और समस्या को ज्यादा पैदा कर रही हैं, उसको भी हमें बदलना पड़ेगा। युग परिवर्तन की बात हो रही है, छोटे मोटे परिवर्तन की। और हमें जो है आध्यात्मिक सिस्टम को भी बदलना पड़ेगा कि अध्यात्म की सही ज्ञान लोगों के पास नए युग में कैसे जाए। तो इन चारों का जब समन्वय करेंगे तो हमको एक वाइज वर्ल्ड मिलेगा, विश्वव्यापी एकीकृत सेवा पारिस्थितिकी तंत्र। मतलब हर व्यक्ति की सेवा का प्रभाव हर व्यक्ति तक पहुंच पाए और हर व्यक्ति के ऊपर हर किसी की सेवा का प्रभाव पहुंच पाए, और लास्ट मैन ऑन द प्लेनेट, मतलब कोई भी जो अंतिम व्यक्ति है वो भी S1 और S2 परिस्थिति में ना जाए, ऐसा हमें तंत्र बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने जो प्रपोज किया है वो है वाइज विलेजेस एंड वाइज टाउन्स। वाइज के दो मीनिंग है, एक आपने देखा वर्ल्ड वाइड इंटीग्रेटेड सर्विसेज इकोसिस्टम, और दूसरा मीनिंग है विवेकशील शहर। केवल स्मार्ट सिटी नहीं, वाइज सिटी, जहां पे सारी जो एनर्जी का फ्लो है वो सही दिशा में चलता रहे, शाश्वत सिद्धांतों के अनुसार और प्रकृति के नियमों के अनुसार। ये दो अगर हम जड़ और चेतन के सिद्धांतों के अनुसार नहीं चलेंगे तो फिर जीवन में समस्या बढ़ती जाएंगी और कलयुग आएगा। तो इस वाइज टाउन के अंदर बहुत सी ऐसी सुविधाएं होंगी, संसाधन में दक्षता, स्थानीय सोर्सिंग, परिपत्र आपूर्ति श्रृंखला, नवीकरणीय ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी, सामुदायिक सहभागिता की टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, नीति समर्थन, परिपत्र व्यापार मंडल की जो बिजनेस सिस्टम है वो भी इस तरह से हो कि डिमांड सप्लाई की जगह वो नीड फुलफिलमेंट इकोनॉमी बन जाए। तो इस तरह से ऐसी बहुत सारी चीजें इसमें हमने दी हैं, जिसको हम बाद में विस्तार से चर्चा करेंगे। जब आप सिस्टम के अंदर आएंगे तो हम आपको इसकी ट्रेनिंग वगैरह सब मिलेगी। आपको एक सतयुग का कार्यकर्ता, एक सतयुग का योद्धा बनाने के लिए जो कुछ आवश्यक है वो आपको इस सिस्टम में मिलेगा, और उससे आपके करंट प्रोफेशन में क्या लाभ है, आपके पर्सनल लाइफ में क्या लाभ है, वो भी आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। तो ये इसके बाहर के घटक हैं। जो वाइज टाउन है उसके अंदर का एक इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, एक बाहर का हो गया, जिसमें पॉलिटिकल डिजाइन नया है, इकोनॉमिक डिजाइन नया है, फिजिकल डिजाइन नया है और स्पिरिचुअल डिजाइन नया है। फिर आता है चार ऐसे टाउन्स का एक ब्लॉक, और ये ब्लॉक आगे बढ़ते बढ़ते एक वाइज शहर या वाइज सिटी का रूप लेंगे, और ऐसे 10 वाइज सिटीज मिलके एक वाइज राज्य, और 10 वाइज राज्य मिलके जो है पूरा एक वाइज राष्ट्र, और सारे वाइज राष्ट्र मिलके एक वाइज विश्व। एक जन्मभूमि, एक कर्मभूमि, एक धर्मभूमि और एक फल भूमि। ये योग से पहले योग की यात्रा और साथ ही साथ सहयोग की यात्रा जब हम करेंगे तो ये आदर्श लोक, ये यूटोपियन विजन, ये सतयुग की परिकल्पना पूर्ण हो पाएगी। अब इस विजन को डॉक्यूमेंट करना भी आवश्यक है, जैसा आप मेरे पीछे बैनर में भी देख रहे हैं। इसके लिए एक पुस्तक लिखी गई, कोड ऑफ सिटीजन्स कंडक्ट, राष्ट्र धर्म। और ये राष्ट्र क्या है? हमारे खुद के मानव शरीर से लेके पूरा विश्व राष्ट्र ही है। राष्ट्र क्षेत्र को भी कहते हैं। किस कॉन्टेक्स्ट में आप कर्म कर रहे हैं उसको राष्ट्र कहते हैं। तो शरीर से लेके, परिवार से होते हुए, अपने कार्य क्षेत्र से होते हुए, अपने जिले और जो है राज्य, राष्ट्र और पूरे विश्व तक आप अपने कर्तव्य को और अपने बेनिफिट्स को देख पाएं, उसका सोर्स कोड इस किताब में लिखा गया है, कोड ऑफ सिटीजन्स कंडक्ट।
ये वो ब्रह्मास्त्र है, यदि आप इसको अपने ऊपर इंस्टॉल कर लेंगे तो आपके अंदर की अवतार की प्रक्रिया शुरू हुए बिना नहीं रहेगी, वो होके ही रहेगी। और इस विजन के द्वारा कलयुग में पैदा हुए जितने भी आइडियोलॉजीज हैं, जितने भी स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं, जितने भी विचारधाराएं हैं, सबको काटे बिना आपस में जोड़ना है। क्योंकि जैसे ही कोई काटने लगता है, और ऐसा हुआ है, तभी आता है बैर कराए मंदिर मस्जिद। क्यों होता है? ये आइडियोलॉजी ही मनुष्य समुदाय को जोड़ती हैं अंदर से, पर तोड़ती हैं, काट देती हैं बाहर से। अगर कोई हिंदू धर्म को फॉलो करने वाली कम्युनिटी है तो आपस में जोड़ने के लिए जो चाहिए वो हिंदू धर्म की व्याख्या से आ जाएगा। लेकिन यदि बाकी जितना सब कुछ है वो उसको नहीं जानता है तो वहां से एक तरह से एलिनिएशन भी हो जाएगा, टूट भी जाएंगे, अलग थलग भी हो जाएंगे कि हम हिंदू, वो ईसाई, हम ईसाई, वो मुस्लिम, ऐसा हो जाएगा। तो मानव समुदाय इस तरह से इस समय बटा हुआ है। तो युग परिवर्तन में मैंने कहा स्पिरिचुअल रिफॉर्म भी शामिल है, पूरे विश्व का साझा संविधान भी शामिल है। तो वो इस बुक से पूरा डिटेल में जाना जा सकता है। अब ये सिनर्जी प्लेटफॉर्म वर्क कैसे करेगा कि जितने भी संस्थाएं हैं पूरे विश्व की, चाहे वो क्या नाम है, फाइनेंशियल संस्थाएं हो, पॉलिटिकल हो, इंटर गवर्नमेंटल पैनल हो, या यूनाइटेड नेशंस भी हो, उन सबको ठीक तरह से कैटेगराइज करके एमओयू के द्वारा, समझौता ज्ञापन के द्वारा प्रोजेक्ट युग परिवर्तन में जोड़ना पड़ेगा। सारी संस्थाएं, विश्व की सारी संस्थाएं, जितने भी सही संस्थाएं हैं, परित्राणाय साधु नाम के रूप में वो करना पड़ेगा। और जो फिर बच जाएगा, जो मानव विरोधी है, जो सभ्यता विरोधी हैं, जो सभ्यता के ऊपर खतरा है, उन सारी संस्थाओं के लिए विनाशाय च दुष्कृताम भी फेज 2 ऑफ प्रोजेक्ट परिवर्तन में करना पड़ेगा। तो ऐसा करने के लिए जो जो आत्माएं जो मानव शरीर धारण करके इस धरा पे आ चुकी हैं, उनको ये मैसेजेस मिलने लगे। और वो मैसेज ये तो मिल गया है कि उनका रोल क्या है कई लोगों को, लेकिन वो आपस में जुड़ने का, उस योग से सहयोग शक्ति बनने का अभी मैसेज सबके पास नहीं है। तो जिनके पास आ गया है वो आपस में जुड़ने लगी हैं और जोड़ने लगी हैं। तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं तो उसको भी जोड़ सकते हैं, अन्यथा इन ऑर्गेनाइजेशन को जोड़ने का काम आप कर सकते हैं। आप वो ग्लू बन सकते हैं, वो बॉन्ड बन सकते हैं जो इनको आपस में जोड़ दे और सिनर्जी पैदा कर दे। तो उसके लिए आप अगर पीवाईपी मेंबर बनेंगे तो आपको वो मौका पूरा मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि अभी तक हमने कितने प्रतिष्ठित लोगों के पास जाके बात की है, बहुत से के साथ और भी चल रही है, और वो हमारे किसी ना किसी समिट में, सेमिनार में, इवेंट में सत्युग के विजन के ऊपर अपनी विजन को जोड़ने, अपने विचारों को रखने के लिए ऑलरेडी आ चुके हैं। कौन कौन है वो? आध्यात्मिक गुरुओं में हमने प्रयास किया है कि सभी स्कूल ऑफ थॉट्स को हम यहाँ पे इनवाइट करें। तो हमारे यहाँ बाही कम्युनिटी से भी लोग आए हैं, इस्लाम से भी हैं, आचार्य प्रद्युमन जो कि पतंजलि योगपीठ के मुख्य संरक्षक रहे हैं, ये गुरु भी रहे हैं रामदेव के, और रामदेव जी के, और जो है आचार्य बालकृष्ण के। तो ये एक वैदिक फिलॉसफी से आते हैं। फिर ये हिंदू धर्म से आते हैं, हिंदू धर्म आचार्य महासभा के चेयरमैन थे। फिर जो इंडिपेंडेंट कई लोग गुरु हैं उन लोगों को भी हम बुलाते हैं। गायत्री परिवार से भी पत्री जी भी आ चुके हैं यहाँ पे। तो इन सब की बातों का समन्वय करने के लिए हम प्लेटफॉर्म्स क्रिएट करते हैं, और ये सेल्फ रियलाइज मेंटरशिप नेटवर्क के द्वारा किया जाता है। फिर आता है राजनीति से सेल्फ एक्चुअलाइज लीडरशिप नेटवर्क। तो राजनीति में भी हम ये प्रयास करते हैं कि कांग्रेस से भी लोग हों, बीजेपी से भी हों, ठीक है, आम आदमी पार्टी से भी हों, वोटर पार्टी इंटरनेशनल से भी हों, और एकम सनातन भारत दल से भी हों, और आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, एक्स आर्मी ऑफिसर्स, ये सारे लोग यहाँ पे आके अपनी अपनी बात को राजनीतिक उत्थान और समन्वय के लिए रख सकें। ये भी इस समन्वय मंच का एक फीचर है। फिर उसके बाद जो सोशल रिफॉर्मर्स हैं या एजुकेशनिस्ट हैं, जो शिक्षा के द्वारा जो है परिवर्तन ला रहे हैं, उनको भी हम मौका देते हैं कि हमारे प्लेटफॉर्म पे आके अपनी बात को रखें। फिर अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भी हमने प्रयास किया है
कि दूसरी कंट्री के लोग भी आके अपनी बात को, चाहे किसी भी रिलीजन से या कंट्री से आते हों, अपनी बात को रख सके। इन सब के आपको टेस्टिमोनियल्स और वीडियोस वगैरह सब हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। जो इंडिविजुअल कैपेसिटी पे या तो उनके पास ऑर्गेनाइजेशन है या नहीं है, जिनमें पद्मश्री भी शामिल हैं, 1% कंपनीज भी शामिल हैं, इनिशिएटिव जो सोशल ले रहे हैं वो भी शामिल है, वो सारे लोग भी हमारे प्लेटफॉर्म पे समाज सुधारक आते रहते हैं। थॉट लीडर्स को भी हम इनवाइट करते हैं कि ज्ञान से संबंधित कोई एक फिलॉसफी सामने रखें, किसी समस्या को जड़ से कैसे हल करना है उसके बारे में बताएं। तो ऐसे विचारक नेता भी हम बुलाते रहते हैं। जैसे मैंने कहा, धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो अर्थव्यवस्था को बनाए बिना कोई भी सिस्टम नहीं चल सकता। तो उसमें बिजनेस लीडर्स और उद्यमियों को भी हम यहाँ पे लाते हैं कि वो अपने बिजनेस से रिलेटेड कुछ बात को रखें। तो ये अभी तक हम लोगों को लेके आए हैं। और भारतवर्ष में लगभग 30 शहर ऐसे हैं जहाँ पे जाके हमने अपने फिजिकल ऑफलाइन इवेंट ऑलरेडी कर दिए हैं, और 500 के करीब टोटल इवेंट हम कर चुके हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन सब मिला के। तो कई शहरों में हमारी उपस्थिति है। इसमें तमिलनाडु, हरियाणा, केरला, गुजरात, ये सारे राज्यों में हमने अपने प्रोजेक्ट युग परिवर्तन के इवेंट किए हुए हैं। इंदौर, नई दिल्ली, कर्नाटक, बंगाल, हैदराबाद, तेलंगाना, उड़ीसा, भुवनेश्वर, कुछ नॉर्थ ईस्ट के राज्य रह गए हैं, वहां पे भी जल्दी ही प्लान बना के वहां पे भी इसका उद्घोष किया जाएगा। इसके अलावा, और मैं ये सिस्टम इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब आप मेंबर बनेंगे तो आप भी या तो इस नेटवर्क का लाभ उठाएंगे या इस नेटवर्क को आगे बढ़ाने के लिए लीडरशिप रोल लेंगे। दोनों में से कोई भी रोल लेंगे, आपका उसमें लाभ है। अब इसमें जो पीवाईपी के दृष्टिकोण को जो बड़े बड़े जो नामी गिरामी लोग हैं अलग अलग फील्ड के, उन तक कैसे पहुंचाया जाए, उनको कैसे प्रपोजल दिया जाए या बुक दी जाए, उस पर भी हम बहुत कार्य करते रहते हैं। और हर एक फील्ड के लोगों को हम उसमें बुलाते रहते हैं और हम उनके पास जाते रहते हैं। तो ये कार्य भी लगातार चल रहा है। अब आते हैं आपके ऊपर, व्हाट इज इन इट फॉर यू, आपके लिए इसमें क्या है। आप क्यों, किसी ने कुछ देखा, किसी ने कोई विजन देखी युग परिवर्तन की, आप उसमें सहभागी क्यों बने। जब तक आपके पास अपना क्यों नहीं है तब तक कर्म हो नहीं सकता। तो आइए देखते हैं कि इस युग परिवर्तन विजन में आपके लिए क्या लाभ। जब आप युग परिवर्तन से जुड़ते हैं तो इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की में आप अपना एक रोल चुनते हैं। सबसे ऊपर आता है ग्लोबल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन, जो पूरे विश्व की गवर्नमेंट, विश्व का कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान और यूनाइटेड नेशंस का सप्लीमेंट्री गवर्नेंस सिस्टम क्रिएट करेगी। यहाँ पे भी आप रोल ले सकते हैं। फिर राष्ट्र के लेवल पे जो ऑर्गेनाइजेशन लेवल 1 है, यहाँ पे भी आप रोल अपना कर सकते हैं। राज्य के लेवल पे भी, डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे। पर शुरुआत हम करते हैं चैप्टर से, कि पीवाईपी को पूरे को करने के लिए छोटे छोटे चैप्टर्स में, जो कि 1000 मेंबर्स तक एक चैप्टर जाता है, वहां तक जो है लोगों को लेके आए, वहां पे मेंबर बनाएं और फिर वो अपने कर्म से आगे बढ़ते रहे। कई लोग इसमें वॉलेंटरी काम कर सकते हैं, कई लोग इसमें जो है अपनी लीडरशिप पोजीशन बना सकते हैं, कई लोगों को हम हायर भी कर लेंगे कि वो हमारे सिस्टम में एज एन एम्प्लॉय भी काम कर सकें। तो जो भी जिसको जैसा रोल हो और हमारे पास उसकी ओपनिंग हो, उसके हिसाब से आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं एक चैप्टर को, क्योंकि पूरा पीवाईपी इन चैप्टर्स का ही एक तरह से समूह है। तो पीवाईपी अध्याय, मंच और शुल्क की अगर हम बात करें तो गोल्डन एज वॉलंटियर्स नेटवर्क का मेंबर बनने के लिए केवल साल का 1100 रुपये एक सहयोग राशि है, जिससे कि हम सारे सिस्टम्स को मेंटेन कर पाए। और बहुत से आपको हम प्लेटफॉर्म इसमें देंगे जिसके द्वारा आप अपना उसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी हम आज ये गोल्डन एज वॉलंटियर्स नेटवर्क का वेबिनार है, तो इसी की बात ज़्यादा करेंगे। पर इसके अलावा 3 नेटवर्क इसके अंदर और आते हैं एक ही चैप्टर के अंदर। तो ये तो काम के लिए हो गया, ये अर्थ के लिए हो गया, ये धर्म के लिए हो गया, ये मोक्ष के लिए हो गया। तो जो काम करना चाहिए मनुष्य को, उसके लिए GAVN, इसमें आप एज अ सहयोगी स्वयंसेवक, क्षेत्र स्वयंसेवक, वरिष्ठ स्वयंसेवक और टीम लीडर बन सकते हैं। और इस प्लेटफॉर्म में क्या होता है, ये सामाजिक सेवा की नेटवर्किंग है कि समाज में जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, करना चाहते हैं, वो आपस में नेटवर्क्ड रहें, जुड़े रहें।
और जुड़े रहने का मतलब केवल ये नहीं केवल एक मीटिंग कर ले और हो गई जुड़ गए। जुड़ने का अर्थ ये है कि वो साथ में कुछ करें। अंग्रेजी की कहावत है, कमिंग टुगेदर इज अ बिगनिंग, स्टेइंग टुगेदर इज प्रोग्रेस एंड वर्किंग टुगेदर इज सक्सेस। कि साथ में आना तो केवल एक शुरुआत है। कई जगह हम जाते हैं, इवेंट्स में नेटवर्क करते हैं, सब करते हैं, फिर अलग भी हो जाते हैं, लेकिन साथ में जुड़ना प्रोग्रेस है। और जुड़ के एक साथ होके एक टीम के रूप में काम करना वो सक्सेस है। तो उसको इंश्योर करने के लिए गोल्डन एज वॉलंटियर्स नेटवर्क आपकी मदद करेगा। सामाजिक सेवा नेटवर्किंग होगी इसमें, सामुदायिक इंटरफेसिंग यानी कम्युनिटी इंटरफेसिंग, आप एज अ वॉलंटियर डायरेक्ट ह्यूमन कम्युनिटीज से बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, उनके साथ जुड़ेंगे, उनको साथ में जोड़ेंगे। कौशल विकास प्रशिक्षण यानी स्किल डेवलपमेंट के बहुत सारे प्रोग्राम आपकी नीड के बेस पे हम टाइम टू टाइम करते रहेंगे। जो भी हमारे सिस्टम के अंदर दूसरे ट्रेनर्स या नॉलेज थॉट लीडर्स वगैरह हैं, वो अपनी बात को कुछ शेयर करना चाहें तो वो आपके साथ जो है इवेंट्स के द्वारा शेयर करेंगे, जिससे आपके कौशल में विकास हो। फिर उद्देश्यों के लिए स्वयं सेवा करना, कि बहुत सी एनजीओ के साथ हम टाइड अप है, तो आप भी अपनी अगर कोई एनजीओ तो हमारे साथ टाइप कर सकते हैं। तो वहां पे जो वॉलंटियर्स की जरूरत होती है वो ये वॉलंटियर्स नेटवर्क प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये गोल्डन एज वॉलंटियर्स नेटवर्क की बात हुई। क्विकली मैं आपको इन तीन के बारे में बता देता हूँ। बिजनेस नेटवर्क के लिए होता है रेफरल नेटवर्किंग। आप में से बहुत सारे लोगों ने BNI सुना होगा कि BNI इज वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस नेटवर्किंग सिस्टम। उसी की तर्ज पे और उसको शाश्वत सिद्धांतों के साथ जोड़ते हुए हमने गोल्डन एज बिजनेस नेटवर्क बनाया है। यहाँ पे जो बिजनेसमैन जो है जिनका समन्वय किया जा रहा है, इन्हीं को वाइज टाउन और वाइज विलेज प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। तो इसमें संसाधन की पूलिंग, रिसोर्स पूलिंग और वस्तु विनिमय बाटर को इनेबल करना, ये इसका कर्तव्य है। नए व्यापार की लीड, आपको अपने अपने बिजनेस से रिलेटेड जो नई लीड्स हैं वो भी इसके थ्रू मिल सकती है। प्रायोजन और निवेश यानी स्पॉन्सरशिप एंड इन्वेस्टमेंट आपके बिजनेस के लिए जो है वो भी आपको इस रेफरल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म से मिल सकती है। फिर तीसरा आता है धर्म की नेटवर्किंग, मिशन नेटवर्किंग। इसमें यूनाइटेड नेशंस के जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उस पे आपको काम करने के लिए मिलेगा। रिसर्च और डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी और प्रॉब्लम सॉल्विंग डिस्कशन, समस्या समाधान चर्चाओं में आपको फोरम मिलेगा कि आप पार्टिसिपेट कर पाए। अब आते हैं विचारधारा नेटवर्किंग पे कि आइडियोलॉजी को कैसे नेटवर्क करें, कैसे पूरे विश्व का एक ही विचारधारा बन जाए। इसके लिए यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म मिलेंगे वो है धर्म शास्त्र पढ़ना, किसी भी धर्म का हो, और उसकी चर्चा, केवल मानना नहीं उनको जानना भी। आध्यात्मिक प्रश्न और उत्तर, तो हम बहुत से गुरुओं को बुलाते रहते हैं अपने प्लेटफॉर्म पे, नामी ग्रामी गुरुओं को, आप उनसे अपने आध्यात्मिक प्रश्न उत्तर कर सकते हैं। या मैं खुद भी कैंडिड कन्वर्सेशन, सीधी बात सीधी चर्चा वाले प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम करता रहता हूँ, आप उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और आध्यात्मिक प्रवचन और रिट्रीट का भी हम इसमें प्रोविजन रखते हैं। तो इन 4 तरीके से आप मेंबर बन सकते हैं। आज हम बात केवल करेंगे गोल्डन एज वॉलंटियर्स नेटवर्क की, और मैंने उसका बताया शुल्क भी बहुत ही नॉमिनल सा रखा है, 1100 रुपए साल का, जिससे कि जो सिस्टम्स हैं और जो लोग फुल टाइम एम्प्लॉयड हैं उनकी सैलरी निकलती है। अब इसके द्वारा सशक्तिकरण कैसे कैसे होता है। एक तो आप उन आत्माओं के साथ जुड़ना शुरू कर देते हैं जो धरती पे युग परिवर्तन के लिए आई हैं, जिनको ये समझ में आ गया है कि मानव कल्याण, समाज कल्याण और एक उत्तराधिकार के रूप में एक अच्छा समाज, इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र हम आने वाली पीढ़ी को देने के लिए ही इस मानव देह में आए हैं। अर्थ और काम के ऊपर धर्म और मोक्ष भी है, इसका अनुमान भी अगर किसी व्यक्ति को है तो ऐसे सारे लोग आपको इस समुदाय में मिलेंगे। फिर दूसरा बेनिफिट जो आपको इससे होगा कि हम जैसे बताया 500 सार्वजनिक कार्यक्रम कर चुके हैं 14 साल में, और 14 साल में हमारा फेज 1 कंप्लीट हो गया है, अभी 4 जून 2025 को ही हुआ है। अब जो सेकेंड फेज है इसमें 500 प्रोग्राम जो 14 साल में किए हैं अब हर महीने करने की स्पीड पे हमें आना है। तो आपको ऐसा बहुत सा मौका मिलेगा जिसमें आप ये
पब्लिक इंटरफेसिंग के इवेंट्स कर पाओ। उसके बाद तीसरा बेनिफिट ये है कि इसमें ट्रेनिंग के जो असाइनमेंट्स हैं, कभी कभार निःशुल्क और कभी कभार अगर आपकी स्किल है और देयर इज अ मार्केट नीड तो वो आपको हमारे सिस्टम के थ्रू मिलेंगे। स्वयं सेवा के आपको अवसर मिलते रहेंगे क्योंकि वॉलंटियर्स नेटवर्क है तो वो तो मेन चीज है उसकी। नए बिजनेस लीड्स अगर आप बिजनेस नेटवर्क को ज्वाइन करते हैं तो वो आपको मिलते रहेंगे। ज्ञान पुस्तक मंडलियां, जैसे मैंने बताया, हर शास्त्र के लिए जो है हमको SRMN विजडम बुक सर्कल हम इसको कहते हैं, उसके द्वारा आपको वो डिस्कशन फोरम मिलती रहेंगी। जो मेंबर्स एक दूसरे को डिस्काउंट देना चाहें प्रोडक्ट और सर्विस में, एक दूसरे को एम्पावर करने के लिए, वो भी आप यहाँ के थ्रू कर सकते हैं। उसके बाद सहयोगात्मक शिक्षण, कोलैबोरेटिव लर्निंग यहाँ पे आपको मिलेगी। बार्टर की पॉसिबिलिटीज, अपने कौशल को आप दूसरे लोगों के साथ साझा कर सकते हैं। एक दूसरे के इवेंट को और ऑर्गेनाइजेशन को आप स्पॉन्सर कर सकते हैं। कोलैबोरेटिव प्रोडक्ट एंड सर्विस ऑफरिंग भी दे सकते हैं कि आपके पास कोई प्रोडक्ट है, दूसरे के पास मेंबर के पास कोई प्रोडक्ट है, तो आपस में मिलके आप दोनों एक प्रोडक्ट, तो एक एक चैप्टर जो है एक एक मिनी सिविलाइजेशनल यूनिट बन जाएगा। ठीक है, कि एक समुदाय बनेगा जिसके द्वारा आपस में एक दूसरे का सिनर्जी क्रिएशन होगा, सशक्तिकरण होगा। फिर मानव और भौतिक संसाधन साझा करना, अगर आपके पास कुछ ऐसे संसाधन हैं जो आपके काम नहीं आ रहे हैं पर आपके दूसरे मेंबर के साथ काम आ सकते हैं तो आप वो दे सकते हैं। एक दूसरे की ऑर्गेनाइजेशन में निवेश कर सकते हैं, बिजनेस की कोचिंग दे सकते हैं, पार्टनरशिप कर सकते हैं और एक शेयर्ड सर्विसेज क्रिएट कर सकते हैं कि सबको जिस चीज की आवश्यकता है वो सब अलग अलग ना खरीद के एक ही शेयर्ड रिसोर्स के रूप में खरीद ले, तो वहां से भी सबका जो है लाभ होगा। तो ये लाभ के लिए बहुत आवश्यक है क्योंकि लाभ की भाषा हमें मनुष्य समुदाय को जल्दी समझ में आती है, पर साथ ही साथ कर्तव्य भी इसमें समझ में आएगा। जब कर्तव्य मतलब हमारे जो ह्यूमन राइट्स हैं और ह्यूमन ड्यूटीज हैं, दोनों को साथ लेके चलेंगे तब जाके मानव जीवन की संपूर्णता आएगी। इसके अलावा मिशन नेटवर्किंग भी करते रहते हैं। आपका मिशन भी हम अपने साथ नेटवर्क कर सकते हैं और दूसरे जो आपके नेटवर्क में लोग हैं उनके मिशन को भी साथ में जोड़ सकते हैं, तो वो भी हमारा चलता रहता है मिशन नेटवर्किंग। इसके अलावा विचारधारा नेटवर्किंग के लिए हम देश के जितने गुरु हैं उनसे जितना समय मिलता है मुझे, मैं वो मिलता रहता हूँ जिससे कि एक खुली चर्चा हो सके। उसके बाद इन्फ्लुएंसर से हम इसलिए मिलते हैं जिससे कि जो इन्फ्लुएंस को लेके बैठे हुए लोग हैं और उसका सही प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, उसको भी एक सही दिशा मिले और वो अच्छे कॉज के लिए अपनी इन्फ्लुएंस यूज कर सके, तो ऐसे ही बहुत सारे इन्फ्लुएंसर से हम मिलते रहते हैं। वाई शहर का एक पायलट जो है चेन्नई से 90 किलोमीटर दूर एक स्वर्ण भूमि नाम से प्रोजेक्ट है, उसमें जो है उसके फाउंडर जो है उसको कर रहे हैं। ये मार्ग ग्रुप है इसका जो बिल्डर हैं, टाउनशिप जो है, और उसके चेयरमैन जो है वो मेरे से लीडरशिप की पूरी कोचिंग लेके उन्होंने समझा उस बात को और उन्होंने अपने सिस्टम में उसको जोड़ना शुरू किया। अब आते हैं कि प्रोजेक्ट परिवर्तन का सदस्य कैसे बने। जैसे मैंने आपको बताया बहुत ही सरल प्रक्रिया है, बहुत कोई कॉस्ट भी नहीं है, टाइम इन्वॉल्वमेंट भी आपकी ज्यादा नहीं है। अगर आप GAVN के मेंबर बनेंगे 3 से 4 घंटा मिनिमम एक महीने में, और अधिकतम की तो फिर आपके ऊपर है कि कितना समय लगाना चाहते हैं। इस पूरे नेटवर्क को बनाने में, बढ़ाने में, डिस्कशन फोरम्स में, चर्चाओं में आने में, ज्ञान चर्चाओं में आने में, ये सब आपका रोल रहेगा इसमें। और धीरे धीरे जब आप कम्युनिटी लीडरशिप रोल पे पहुंचेंगे तो आप अपना पूरा एक चैप्टर ही डेवलप कर सकते हैं। तो यदि कोई व्यक्ति समाज के अच्छे कार्य में निकला हुआ है लेकिन एक संगठनात्मक सहयोग अभी तक नहीं मिला है और अकेले अकेले ही उसको कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है कि वो एक फ्रेमवर्क के साथ जुड़ जाए और उस फ्रेमवर्क के द्वारा अपनी लीडरशिप पोजीशन इस समाज में बना लें। जो लोग जॉब भी कर रहे हैं या कमर्शियल कुछ उनका बिजनेस वेंचर भी है, तो इस सिस्टम में आने से कम समय और धन लगा के उनको उस बिजनेस की बढ़ोतरी में भी ग्रोथ मिले। ये भी सतयुग की एक सिविलाइजेशन का पार्ट है और प्रोजेक्ट युग परिवर्तन सिनर्जी प्लेटफॉर्म इसको भी इंश्योर करने का काम करता है। जो लोग रिटायर्ड हैं और ये नहीं समझ पा रहे हैं कि अब जीवन में मीनिंग क्या रह गया, उनके लिए भी प्रोजेक्ट युग परिवर्तन में जुड़ना
उनके बचे हुए जीवन के लिए उसके उस गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए बहुत कार्य करेगा। और अगले जन्म की जो तैयारी है कि एक हायर नोट से अगला जन्म तैयार शुरू हो, उसके लिए भी यहाँ पे वो उचित चेतना का एनवायरनमेंट आपको मिल जाएगा। जो लोग खुद स्पिरिचुअल गुरु हैं, जो खुद ज्ञानी हैं, वो लोग भी सेल्फ रियलाइज मेंटरशिप नेटवर्क का पार्ट बन के उस ज्ञान को बढ़ाने से के लिए जो उनको प्लेटफॉर्म चाहिए वो उनको मिल सकता है। तो हर एक व्यक्ति के लिए प्रोजेक्ट युग परिवर्तन में कुछ ना कुछ अवश्य है। और यहाँ से अगले स्टेज पे जाने के लिए आवश्यक है कि हम आपके साथ एक कॉल करें, या तो फोन पे हो या जूम पे हो, 1-to-1 हो, और उसमें हम समझने का प्रयास करें आपका बैकग्राउंड, आपका नेटवर्क, आप क्या चाहते हैं, आपकी एस्पिरेशन क्या है, महत्वाकांक्षा क्या है, मिशन क्या है, विजन क्या है। ये सारी बातें डिस्कस करके फिर अप्रोप्रिएट जो एक चैप्टर का जो पार्ट है कि GABN या GABN, SALN या SRMN किसका आप हिस्सा बनना चाहते हैं, वो वहाँ पे वो डिस्कस हो पाए। GABN का मेंबर बनने का मैंने आपको बताया, साल की केवल 1100 रुपये उसमें खर्चा है। बाकी तीनों जो नेटवर्क हैं उसमें 5100 रुपये पर नेटवर्क का खर्चा है। तो कम से कम आप प्रोजेक्ट युग परिवर्तन से जुड़ने के लिए केवल 1100 रुपये की इन्वेस्टमेंट के साथ हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और आपको कुछ यहाँ पे पे नहीं करना है। अभी हम किसी से ऐसे कोई सहयोग राशि नहीं लेते हैं जब तक हम उनको समझ ना लें और देख ना लें कि वो इस सिस्टम के लिए वैल्यू एडिशन बनेंगे और ये सिस्टम उनके लिए वैल्यू एडिशन बनेगा। अगर हम एक दूसरे के जीवन में कुछ गुणवत्ता ऐड कर पाए तो ही आपको इस नेटवर्क का, इस ग्रुप का पार्ट बनना चाहिए। और ये कॉस्मिक प्लान है, कॉस्मिक विजन है, ईश्वर के द्वारा प्रेरित है और ईश्वर के द्वारा ही इसमें सहयोग है। और दूसरे जो लोग ईश्वर के द्वारा प्रेरित हैं, किसी न किसी स्टेज पे आके इसके साथ उनको जुड़ना ही है। तो अभी फिलहाल कॉल शेड्यूल करने के लिए आप अपने अपने मोबाइल से इस स्कैन QR कोड करके इस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाइए, तो उससे आपको प्रायोरिटी कॉल मिल जाएगी। बाकी हम डेटाबेस चेक करके फिर वो कई हफ्ते लग जाते हैं कॉल करने में। तो जिसको जल्दी इस सिस्टम के बारे में और जानना है या जुड़ने का कुछ इंटरेस्ट आ रहा है, तो आप इसको स्कैन करके हमारे ग्रुप में जुड़ जाइए। अब हम, जब तक आप ये करते हैं, प्रश्न उत्तर के लिए मैं अनम्यूट करता हूं सबको। आप अपना हाथ जो है जूम के द्वारा हैंड रेज कीजिए और अपना प्रश्न कीजिए। मैं भी आपको अनम्यूट करने की परमिशन दे रहा हूं। यस, अब आप हाथ ऊपर करके अपना प्रश्न कर सकते हैं। चैट बॉक्स में भी टाइप कर सकते हैं, मैं चैट बॉक्स में रिस्पॉन्ड करने लगूंगा। जी ओके, हम एक एक करके चलते हैं और सबको ये मौका देते हैं कि वो अपनी बात इसमें वेरी क्विकली 30 सेकंड में अपना प्रश्न कर पाए, अपने बारे में क्विकली बता के। आपको सिर्फ अपने बारे में नाम बताना है, अपना ऑर्गेनाइजेशन नेम और डेजिग्नेशन, और आपकी लाइफ का क्या मिशन है, 30 सेकंड के बाद। तो पहले चलते हैं हम अभिनव वर्मा जी के पास। यस अभिनव जी। अभिनव जी, आपका कोई प्रश्न? ठीक है। आदिश जैन जी, आदिश जी कोई प्रश्न? एडवोकेट श्रीराम सैनी जी। जी सर, नमस्कार। नमस्कार। सर, मैं एक फाउंडेशन चला रहा हूँ सर, एक दिव्याश्री सेवा संस्थान हाँ जी। की उस दिव्य कनेक्टिविटी के साथ में कनेक्ट कराने के लिए लोगों को, और एक नेचर के जो लॉ है उसको समझने के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए जो एनवायरनमेंट वेस्ट जो वर्किंग है, उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ सर। ठीक है, आप आइए आइए इस प्लेटफॉर्म पे आइए और हम उस काम को इसके साथ जोड़ के इसका समन्वय बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। जी धन्यवाद। सर। आदिश जैन जी, आलोक वैष्णव, एनी क्वेश्चन? मिस्टर अनिल कुमार, अर्पिता चटर्जी, अवेकन ग्लैंस, केक वाला। यस आलोक जी। जय हिंद, वंदे आलोक, मातरम। हाँ जी, वंदे मातरम जी, मैं बोलिए। आगरा से बोल रहा हूँ सर, हाँ जी। और बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा हूँ डिफेंस की।
वेरी गुड। शायद कि आप लोग हाँ मैम कोई श्वेता मैम थी, शायद हैदराबाद से बोल रही थी। हाँ जी, हाँ उनसे जी। मैंने हुआ था तो उन्होंने बोला था कि हम यूथ, हाँ आप लोग से यंग को या जो पॉलिटिशियन है, डॉक्टर्स हैं, उनको टच करते हैं। मैं चेंज कर रहा हूँ यूथ को, फ्रॉम नहीं, 3 क्लास का। हमारा सब है, सब कुछ। प्रोजेक्ट हाँ परिवर्तन सर में कोई भी अछूता नहीं है, हर व्यक्ति, मतलब लास्ट मैन ऑन द प्लेनेट भी इसके स्कोप में इंक्लूडेड है। जी, तो उसमें ही हम ऐड होना चाह रहे थे, तो ये बात हुई थी सर मैम से। तो कैसे हो ठीक सकते हैं बताइए। ठीक है, तो हम लोग आपको कॉल करेंगे और एक जूम मीटिंग में हम इसको डिस्कस करेंगे कि आप कैसे आ जी सकते हैं। ओके, अभिनव वर्मा जी, आपने हाथ रेज किया है, आपको कोई एडिशनल प्रश्न है? ओके, शायद गलती से हो गया होगा। संगीता गरवाल जी, कोई क्वेश्चन आपको? आप म्यूट पे हैं संगीता जी। हाँ जी सर, नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार। मैं एक हाउस वाइफ हूँ, बट मैंने आपका ये ग्रुप ऐसे ऐसे रैंडमली ज्वाइन किया था, बट मुझे अच्छा लगा जो आपने बताया अभी। मैं आपके ग्रुप से जुड़ना चाहती हूँ। ठीक है, तो आप वो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, हम आपको कॉल करके एक मीटिंग शेड्यूल करेंगे और फिर मेंबरशिप आपकी प्रोसेसिंग कर देंगे। मेंबरशिप के बाद आप सब लोगों को ट्रेनिंग भी मिलेगी, पूरे सिस्टम की भी ट्रेनिंग मिलेगी, और कैसे आप अपने जिस भी परिस्थिति में हैं वहां से भी इस आध्यात्मिक जो आपका लाइफ का एक पर्पस होता है उसमें सहयोग कर सकते हैं, क्योंकि आत्मा की जो उन्नति होती है वो सहयोग से होती जी जी। है। तो जैसे जैसे हम उस सर्विस को, सेवा को करते हैं, तो हमारी आत्मा अपने आप आगे बढ़ने लगती है अपनी जर्नी। तो जी सर। धन्यवाद संगीता जी, आपसे हम जल्दी टच में आते हैं। मैं एक बार फिर से नाम बोलता हूँ सीक्वेंस में। आदिश जैन जी, कोई प्रश्न? सी के पांडे जी, डी दस्तागिरी जी, एनी क्वेश्चन? डेंसी भावसर जी, धीरप सिंह जी। Yes, sir. This is Dastagiri. हाँ जी, बोलिए। हाँ जी, दस्तागिरी Am जी I बोलिए। audible, sir? यस, यू आर ऑडिबल। हाँ जी, सुन Yes, पा रहे sir. हैं। Actually, I am a software engineer, and out of there is some Yeah, we can hear you. out of Dastagiri ji, please go ahead. internet. Okay, I am switching off your camera so that you get a Yeah. better battery. Yes, sir. I am a software engineer. Sure. So I'm a software engineer, and out of passion, and I wanted to help people with the mental health issues. So I did my MSc in clinical psychology, and I started some Meda Wellbeing Council. And apart from it, I am also a certified yoga instructor, protocol instructor, and wellness instructor from Certification Board of Yoga. So whatever you explained, it is more a very spiritual way, deep connected from Mahabharata and Yoga Sutras. So I really liked the way you depicted it. But the question is, as I am a working professional with the 10 years of IT experience, so if I join the organization, so can I devote my time there in a rightful manner? Because of the office work, and I may Yeah, not be contributing to your things. So how can I right. manage, and what is the See, provisions you can you provide can to me? remain. Already, I have told that there is an involvement of 3 to 4 hours per month only, so that should be, I Yeah, think, affordable. And even if that is not there, it is fine to stay as a silent member also. Just wait, watch, and learn, but stay connected yes, with the vision. Right? sure, sir. And Yeah, join as a I really GAVN liked member. the way. Yeah, Yeah, yeah. Because you never know when is your time to jump into the ring. But till that time, yeah, you can at least be a spectator. definitely, sir. Great. Thank So you very looking much. forward to see you into the system. Okay, let's move on to Karveen Anand. Karveen Anand, do you have any question? Okay, anyone having any question? Because we are now running out of time. So anyone, please unmute and ask हेलो। a question. Yes, Abhinav ji, go ahead. हाँ सर। थैंक यू सर। मुझे बहुत अच्छा लगा सेशन। हेलो। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि हाँ सर। मैं बचपन से ही
8th क्लास सर से सुन पा मेरी रहे को हैं। ये अवेकनिंग रही है एंड मैं इस पर काम कर रहा हूँ एंड मेरी लाइफ, क्योंकि मैंने बहुत मतलब अपना पूरा संघर्ष किया है लोगों को ढूंढने में, जैसे आज अभिनव जी, आप मैं मिशन के आपसे थ्रू ढूंढ रहे मैं हैं। आपसे 1-to-1 में इसको डिस्कस करूंगा। कुछ लोगों ने हैंड रेज किया है तो वहां पे चलते हैं जिनके पास प्रश्न है। ठीक है, 1-to-1 आपसे जल्दी ही हम सेट करते हैं। ओके, सो ठीक लेट्स है। मूव ऑन टू झलक भट्ट। झलक भट्ट जी, अपना प्रश्न कीजिए। झलक भट्ट। पीयूष मंत्री जी, ओके, हाँ झलक भट्ट भैया। जी। हाँ या सर, नमस्ते। हाँ, हाँ जी, वही सारा है मेरा आपके पास। हाँ सर। हाँ जी, बोलिए। हाँ सर, काफी साल पहले मैंने मेंटल हॉस्पिटल और जेल जो होती है ना हमारी, हाँ जी, हाँ वो जी, दोनों पर प्रोजेक्ट शुरू किया था और पॉइंट भी बनाए थे और वहां पर मिलने भी गई थी। मगर जो आपने हम अभी वो समझाया ना स्टेप, उसी हाँ जी, टाइप से मेरे साथ हुआ था कि मैं अकेली गई थी, मेरे साथ में मेरी बेटी ही थी, तो वो वहां पर मुझे मेंटल समझ कर ही वहां बाहर कर दिया। वैसे मैं योग की स्टूडेंट भी हूँ, मैंने योग भी सीखा है और हीलिंग वगैरह भी मुझे आता है और गुरुदेव अगर वैसे आप इस वैसे लाइन वो में भी हैं, है। योग और हीलिंग लाइन में, तो 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 वो जो स्टेप पर आगे बढ़ना भी चाहते हैं आपके साथ जो बात की है ना उसके बाद में। ठीक है, हाँ तो एक 1-to-1 मीटिंग करते हैं, उसमें पूरी आपकी डिटेल में समझेंगे। हम 15 मिनट का स्लॉट का टाइम देते हैं उन लोगों को जो इंटरेस्टेड हैं इस बात को और जानने में। ओके और उस 15 ओके मिनट की मीटिंग तक भी आपको पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। हम उसी व्यक्ति को सिस्टम में लेते हैं जो अलाइंड हो चुका हो। तो इसलिए एक पहले 1-to-1 जिसको भी शेड्यूल करनी हो, वो अपने इस व्हाट्सएप ग्रुप से लिंक मैं दोबारा से शेयर कर देता हूँ कुछ समय के लिए। आप इसको स्कैन कीजिए अपने मोबाइल से और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। May I request my colleague to even share the link to the WhatsApp group in the chat box so that I can directly talk to people. Okay, so अभी किसको और प्रश्न है? पीयूष मंत्री जी, आपके पास प्रश्न है? जी वंदे मातरम। सर ये सेशन में थोड़ा लेट हो गया हूँ, तो ये यूट्यूब पे अगर प्रोवाइड होगा आपका ये सेशन वापस रिपीट करना चाहेंगे हम। आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। इसकी रिकॉर्डिंग रॉ फॉर्मेट में बिना एडिट किए हम आपको यूट्यूब प्राइवेट वीडियो के थ्रू शेयर कर देंगे। ओके सर। और मैं राजस्थान से हूँ सर, चित्तौड़गढ़ से, और मैं राजस्थान से चित्तौड़ से अपने डिस्ट्रिक्ट से जुड़ना चाहूंगा आपसे। ठीक है, तो आप इसको एक बार देख लीजिए, फिर 1-to-1 कीजिए और फिर ज्वाइन कर लीजिए। ओके, थैंक यू सर। ओके, वंदे मातरम। नमस्कार। धन्यवाद। मैं कौस्ता श्री जी, आपके पास कुछ प्रश्न है? मैं विसर्ग समूह से हूँ। भारत राष्ट्रीय परिवार हमारा संगठन है, और कभी अगर जूम मीटिंग में हम लोग आते हैं तो हम अपने संगठन को आपके सामने एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्या हमारा विजन है, क्या हमारा लक्ष्य है और किस दिशा में हम लोग ठीक है, कार्य कर रहे हैं। तो एक 15 मिनट की हम जूम मीटिंग आपके साथ कर लेंगे। आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक जो है शेयर किया जा रहा है। हमारी वेबसाइट है हाँ विसर्गा जी, डॉट। आपसे अनुरोध होगा कि आप जूम मीटिंग शेड्यूल करने के पहले हमारी वेबसाइट जरूर एक बार देख लें, visarga.org। ठीक है, आप मुझे मैं एक व्हाट्सएप नंबर डाल रहा हूँ, आप उस पर मुझे वेबसाइट का यूआरएल भेज दीजिए। ये व्हाट्सएप ग्रुप नंबर जो मैंने भेजा है आप सब लोग सेव कर लीजिए, ये मेरा डायरेक्ट नंबर है। आपको कोई भी मुझसे चर्चा इनिशिएट करनी हो, आप इस नंबर पे मुझे मैसेज डाल दीजिए, फिर मैं आपको कॉल कर लूँगा। ठीक है, ओके, किसी और को कोई प्रश्न? डॉक्टर प्रदीप अग्निहोत्री, ईशू गर्ग, डेंसी जी, 1-to-1 में बात कर लेंगे हम। विवेक धुंगेल, okay, anyone who is already part of PYP system and wants to ask any question? Yes, a question, yeah, sir. yes. Sir, I am already a member, so is this separate from that, or how is it? No, if your membership like validity is still there, then you can get access to GAVN also. Once it expires, then you just need to renew. Okay, or
Okay, or if I renew now, it will be for another 1 year, correct? Yes, yes. Okay. Okay. Thanks. Anyone else having any question? Vinay Arora, Vinay Kumar, Prem Lata, Vicky Singh, Thakur Associates. ओके, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और हम आपसे, ये आप लिंक भेजा है और मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आप सेव कर लीजिए, अगर डायरेक्ट बात करनी हो तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो अब और किसी को प्रश्न नहीं है, तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप एक रविवार को अपना समय निकाल के यहाँ आए और हमें मौका दिया कि हम अपने काम का एक और स्टेप आगे बढ़ा सकें। बिना ऑडियंस के वक्ता का भी लक्ष्य पूरा नहीं होता है, तो आपने एक अच्छे ऑडियंस का जो है यहाँ पे श्रोता का एक धर्म निभाया और हमारा पूरी आशा रहेगी कि आप सभी लोग एज अ मेंबर प्रोजेक्ट युग परिवर्तन को जल्द ही ज्वाइन करें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।